हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। तो आज के इस वीडियो में हम अपने थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस रहने वाला है, ऑल टुगेदर क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, वो सारी चीज़ें को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आपके जो सेकेंड सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स थे बहुत अच्छे गए होंगे और साथ में आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है गेन कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो थर्ड सेमेस्टर में क्या है कि जैसे सेकंड सेमेस्टर की चीज़ें नहीं, सेम उसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर में भी चलेगा। आज बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे कि बेसिकली अगर आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपके कौन कौन से चैप्टर्स रहने वाले हैं, यानी क्या क्या चीज़ें आपको स्टडी करनी है, कौन कौन से यूनिट्स आपको स्टडी करनी है। एंड देन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कौन से बुक्स आपको रिक्वायरमेंट होगी, है ना। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप उन चीज़ों को कवर कैसे करोगे कैसे ऑल टुगेदर। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो का मोटिव एकदम क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड सेमेस्टर में जैसे सेकेंड सेमेस्टर में किया हमने, सेकेंड सेमेस्टर में जिस तरीके से बहुत ही डीपली सिलेबस कवर किया, फिर साथ में आपके एग्ज़ाम्स एमसीक्यू पैटर्न्स पे थे तो एमसीक्यू को डिस्कस किया। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो प्रॉपर हर एक चीज़ें हमने की थी। सेम वे में थर्ड सेमेस्टर में भी वही सारी चीज़ें रहने वाली हैं, सेम तरीके से करेंगे। देखो अभी चांसेस हैं थर्ड एग्ज़ाम एंड आपके एमसीक्यू में दोनों डाउट चल रहा है कि कौन सा पैटर्न होगा, तो हमें पता चलता है जब आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म आती हैं, देन किस मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, तो वो चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, तो हमारा फोकस रहेगा कि हम इन डीपली इन डेप्थ चीज़ों को कवर अप करें। ठीक है, तो एक बार देखते हैं सिलेबस को कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं। इस बात करें सबसे फर्स्ट, देखो आपका पेपर जो है वो बेसिकली केमिकल डायनामिक्स, आपका जो पेपर है दैट इज़ केमिकल डायनामिक्स, ऑर्गेनिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, केमिकल डायनामिक्स में क्या आता है, केमिकल डायनामिक्स में बेसिकली आपका हो गया केमिकल काइनेटिक्स, कैटालिसिस हो गई, वो चीज़ें कवर होती हैं। ऑर्गेनिक में यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में देखें तो आपके फिनॉल्स हो गए, ईथर्स हो गए, इपॉक्साइड्स हो गए, ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें, मतलब ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाली चीज़ें रहेंगी यहाँ पे। एंड देन नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये तो हर जगह रहता है कोऑर्डिनेशन, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड यूनिट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा फोकस थ्योरीज पे रहेगा, कौन कौन सी थ्योरीज गवर्न करती हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। ठीक है, और साथ में उन थ्योरीज के क्या एप्लीकेशन पोर्शन है। ठीक, तो आई होप दैट इज़ क्लियर। जॉन डिस्टॉर्शन वगैरह जो होता है कोऑर्डिनेशन में, उसके आगे की चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे ये आपका पेपर जो है ये होने वाला है। एंड नेक्स्ट बात करें कि आप इन चीज़ों को पढ़ोगे कहाँ से, तो देखो ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर का हमारा सारथी बैच है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस बैच में हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को ऑन टाइम, है ना, टाइम के अंदर ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सारथी बैच है, जिसमें एक ही बैच में, ये थर्ड सेमेस्टर का जो बैच लोगे, इस एक ही बैच में आपको सारे सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी एंड मैथ, जिसमें केमिस्ट्री मेरे द्वारा होगा। ठीक है, आई विल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री। तो सारे सब्जेक्ट्स एक ही बैच में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस बैच में आपको क्या मिलती हैं, तो लाइव एंड रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको क्लासेस मिल जाती हैं। ठीक है, और साथ में आपको शॉर्ट नोट्स फॉर योर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपका एग्जाम एमसीक्यू हुआ तो एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, थ्योरी पैटर्न पे हुआ तो थ्योरी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक, तो बात करें इस बैच के प्राइस की, तो ये आपकी बैच की प्राइस 699 ओनली। ठीक है, ये 699 किसके लिए पे करना है, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए पे करना है। आप देखो इसमें से आप कुछ लोग का पीसीएम होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स होगा, कुछ लोग का जियोलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री होगा, तो जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये सब एक ही बैच में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और ये वैलिड कब रहेगा, कब तक रहेगा, 699 कब तक के लिए है, तो जब तक इन सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं हो जाते, कवर अप नहीं हो जाते। ठीक है, तो सारा सब्जेक्ट इतने में ही आपका कवर किया जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। नेक्स्ट आते हैं यूनिट्स पे, तो सबसे पहले यूनिट केमिकल काइनेटिक्स है। देखो क्लास 12th में जैसे काइनेटिक्स को पढ़ा है आपने, जिस तरीके से स्टार्ट की थी, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर
सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखना, फिर उसके लिए हाफ लाइफ टाइम। तो ये आधा चैप्टर इसमें ख़त्म हो जाता है ना, इतने में आधा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद से आता है नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, देख लो, और रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिकुलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट ऑफ रेट, किस तरीके से रेट पे रेट कैसे इफेक्ट होता है कंसंट्रेशन चेंज करने पे, तो वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। फिर सिंपल केमिकल रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर के लिए मैथमेटिकल यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड सूडो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देन इन सब के लिए हाफ लाइफ टाइम एंड मीन लाइफ आपको देखनी है। ये हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट पोर्शन में क्या है कि हम डिटरमाइन करते हैं थ्रू वेरियस मेथड, क्या चीज़ डिटरमाइन करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन आपको गिवन है और आपको पता लगाना है कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे 4 मेथड देखोगे, आपका जो है डिफरेंशियल मेथड, सबसे पहले उसके लिए आपको डिफरेंशियल मेथड देखना है, देन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, हाफ लाइफ मेथड एंड आइसोलेशन मेथड। ये चारों मेथड को देखना है। इन चारों मेथड्स हम क्या करते हैं कि रेट को डिटरमाइन करते हैं कि कोई किसी रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है तो उसका रेट क्या होगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये कैसे होता है, एक्सपेरिमेंटली और कुछ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, उस रिएक्शन के ग्राफ्स को ऑब्जर्व करके, तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है एक तरीके से कह सकते हैं ये चारों जो है, ठीक। फिर इसके बाद से सेकेंड पोर्शन यहाँ पे चैप्टर का खत्म होता है एंड थर्ड पोर्शन जो है दैट इज, अब कितनी थ्योरीज इन्वॉल्व हैं। अब कोई रिएक्शन हो रहा है, किसी की कोई स्पीड है, तो क्या क्या कौन कौन सी थ्योरी लग रही है। तो देखो वेरी फर्स्ट सबसे पहले कोलिजन थ्योरी एंड अर्हेनियस थ्योरी जो था, ये दोनों आपने पढ़ी होगी ऑलरेडी। कोलिजन थ्योरी किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसको एक्सप्लेन करेगा, अर्हेनियस थ्योरी भी उसी फैक्टर को एक्सप्लेन करता है। तो थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्या देखना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। हम देखते हैं ना कि 10 डिग्री T25 25 डिग्री पे लिया और अगर 35 डिग्री पे लिया, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर डिफरेंस है तो अप्रोक्सीमेटली रेट डबल हो जाता है, ये देखते हैं ना। तो ये कहाँ से, ये किस टॉपिक के अंडर आता है, तो ये आपका कि रेट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है आपके रेट ऑफ द रिएक्शन पे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखते हैं क्या इफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आपकी अर्हेनियस इक्वेशन, यानी कि अर्हेनियस इक्वेशन आपको यहाँ पे देखना है कि इज इक्वल टू जो ZE⁻⁻ होता है, तो ये चीज़ देखना है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, अब यहीं से आता है E⁻⁻ जो लिखते हो, ये E क्या है, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यही नेक्स्ट उसी चीज़ को कंटिन्यू करना हम, कोलिजन, फिर इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी हम देखते हैं कि कुछ कंपाउंड्स एक्टिवेशन एनर्जी के बिलो रह जाते हैं मॉलिक्यूल्स, और वो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं। तो ये फैक्टर हम मोस्ट प्रॉब्ली एक्सप्लेन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोलिजन, प्रॉपर कोलिजन, एंड उस पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो वहाँ पे क्या देखते हैं हम, कोलिजन थ्योरी, सिंपल कोलिजन थ्योरी विच इज बेस्ड ऑन हार्ड स्फीयर। हम मॉलिक्यूल्स को क्या मानते हैं, मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फीयर्स, तो विच इज बेस्ड ऑन हार्ड स्फीयर मॉडल। एंड देन नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इज अबाउट इक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस, कि कोई भी रिएक्शन हो रही है A+B, तो ये क्या करता है, ये पहले एक ट्रांजिशन स्टेट, इस तरह की एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है, देन फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इसी के बारे में है, जो कि इक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस के अलॉन्ग एक्सप्लेन होती है। Then next, expression for the rate constant based on equilibrium constant and thermodynamic expect, जो ये इसी का पोर्शन है, ये जो ट्रांजिशन थ्योरी है ना इसी का पोर्शन है। तो इस पूरे चैप्टर में 3 पोर्शन हैं। सबसे पहला रेट ऑफ रिएक्शन से लेके मीन लाइफ टाइम एंड हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन T हाफ निकालने तक। नेक्स्ट पोर्शन इज कि हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना, एंड थर्ड पोर्शन जिसमें हम थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे। तो इस तरीके से पूरी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। एंड नेक्स्ट फेज इक्विलिब्रियम, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट फेज इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहली चीज़ फेज इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीज़ें देखते हैं। सबसे पहला फेज क्या होता है, फेज का बेसिक
अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन व्हाट इज कंपोनेंट, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या कि कितने वेरिएबल्स रिक्वायरमेंट हैं आपको किसी एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैक्सिमम 3 होते हैं, आपको भी पता है, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। तो ये अपना फेज होता है, ये अपना कंपोनेंट होता है, ये कांस्टेंट है। तो इसमें जितने टर्म्स इन्वॉल्व है इसको देखना है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो देख लिया, ठीक है। फिर आपका आता है गिब्स फेज रूल को डिराइव करना। गिब्स फेज रूल यही आपका, ठीक है, इसको प्रॉपर डेरिवेशन इसका, गिब्स फेज रूल का डेरिवेशन। और अगर फेज इक्विलिब्रिया फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम, अगर हमारा कंपोनेंट एक है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। 1 माइनस पी प्लस 2 यानी कि 3, ये 3 माइनस पी बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक। तो वही कह रहा है वन कंपोनेंट सिस्टम। अब वन कंपोनेंट में सल्फर का सिस्टम देखना है। सल्फर आपको पता है कि 4 स्टेज होती है सल्फर की, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर एंड वहाँ पे आपका हेक्सागोनल सल्फर। तो 4 स्टेज होती है। तो चारों स्टेज में क्या रिलेशन है, वन कंपोनेंट सिस्टम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन हीलियम का सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये यहीं से क्वेश्चन पूछता है, सल्फर का सिस्टम, हीलियम का सिस्टम की कर्व पे क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, उस एरिया में क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, उस ट्रिपल पॉइंट पे या फिर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे क्या कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। तो ये चीज़ें हैं आपके पास जिसमें आपका सल्फर, हीलियम एंड डायमंड आपको बोल रहा है, ठीक है। वन कंपोनेंट सिस्टम, फिर आपका डायमंड एंड ग्रेफाइट, फिर फेज इक्विलिब्रिया, फिर 2 कंपोनेंट सिस्टम जिसमें सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया एंड सिंपल यूटेक्टिक। यूटेक्टिक इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, सिंपल यूटेक्टिक, जिसमें आपको पीबीएजी का सिस्टम समझना होगा। पीबीएजी का जो सिस्टम होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ से फ्रीजिंग पॉइंट से क्या हो रहा है, दोनों मिक्स हो रहे हैं, यूटेक्टिक पॉइंट क्या मिल रहा है किस पोजीशन पे और कहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, ये तीनों सिस्टम। और एक H2O का भी पढ़ना होता है हमें। तो इन सब सिस्टम्स में HES, डायमंड, PBAG, इन सब सिस्टम को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ्स को समझना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये अपने इस तरीके से सेकंड यूनिट कवर होगी जो कि अपनी फेज इक्विलिब्रियम रहने वाली है। ऑल राइट, नेक्स्ट एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरीन्स, जो कि ऑर्गेनिक का पोर्शन है। ये आपका फेज इक्विलिब्रिया हो गया एंड केमिकल काइनेटिक्स, दोनों फिजिकल में कवर हो जा रहे हैं। ऑर्गेनिक में आपकी आ रही है एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरीन्स। तो भाई ये बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है और बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि कौन सा, कोई कंपाउंड लेके पूछ लो कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है या फिर कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो ये हम समझेंगे, सीखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से एरोमेटिसिटी में कि कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को देखना, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो उसका सबसे पहले वही चीज़ है कि हमें यही देखना है कि कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन, जो हकल्स रूल होता है। फिर हम जाते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। फिर अगर बेंजीन का डेरिवेटिव है, जैसे बेंजिल, बेंजोइल, बेंजल, ये सब जो डेरिवेटिव्स आते हैं, यानी बेंजीन रिंग पे कितने कार्बन से अटैच होता है, जितने भी बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं इस टाइप के, उसका नॉमेनक्लेचर है ना। जैसे आपको बेंजल क्लोराइड लिखा दिखे, बेंजिल क्लोराइड लिखा दिखे, बेंजल दिखे, तो उसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो ये आपको यहीं से समझ में आएगा बेंजीन के डेरिवेटिव से। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन कि एक्चुअल में बेंजीन एग्जिस्ट कैसे करता है। हम बेंजीन को कभी ऐसे ये स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, कभी बेंजीन के लिए ये बना रहे होते हैं। तो ये इंटरकन्वर्टिबल क्यों बना रहे होते हैं, ये कैसे होता है, हाउ डज इट हैपन, और कैसे हम कैपेबल हैं ये दोनों बनाने के लिए, दोनों कैसे सही हैं, ये आपको कैसे समझ में आएगा जब आप इसका मॉलिक्यूलर पिक्चर देखोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर देखोगे कि बेंजीन एग्जिस्ट कैसे करता है, कार्बन में बॉन्डिंग कैसी है, कैसे डबल बॉन्ड बन रहा है, कैसे सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। तो वो क्लाउड डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आएगा। फिर एरीन्स, यहाँ तक एरोमेटिसिटी हो गई। फिर नेक्स्ट आपका एरीन्स, दैट इज आपका सबसे पहले है कैरेक्टर ऑफ एरीन्स। सबसे पहले क्या है, कैरेक्टर ऑफ एरीन्स है, क्यों नहीं जा रहे हो भाई। सबसे पहले है कैरेक्टर ऑफ एरीन्स, देन साइक्लिक कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन। एरीन्स है तो साइक्लिक कार्बोकैटायन, एनायंस। फिर
कितने तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, सबको पता है। इलेक्ट्रोफिलिक वाली एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सबने पढ़ी है। हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। हैलोजिनेशन में हैलोजन Cl2 Br2 ये सब ऐड होते हैं, नाइट्रेशन में NO2 ऐड होता है, सल्फोनेशन SO3 का एडिशन होता है। देन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्किल ग्रुप आता है AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 होती है, और विद देयर मैकेनिज्म, इनकी मैकेनिज्म्स के साथ इसको स्टडी करना। देन डायरेक्टिंग इफेक्ट्स ऑफ ग्रुप, यानी कि अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है, मैं मान लो मैं कहूँ कि बेंजीन पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, मैं बेंजीन पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है और फर्दर NO2 आ रहा है, या फिर कोई भी ग्रुप आ रहा है, फर्दर कोई ग्रुप आ रहा है इससे रिएक्शन करने, तो वो कहाँ जाएगा? इस पोजीशन पे ऐड होए, इस पोजीशन पे ऐड होए, इस पोजीशन पे ऐड होए, यही होता है डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, डायरेक्टिंग इफेक्ट, या फिर कौन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, कौन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, यानी किस पोजीशन पे वो सेंड कर रहा है, मतलब किस पोजीशन पे रिंग खाली है यानी एक्टिवेटेड है, जिस पोजीशन पे रिंग एक्टिवेट होगी वहीं आके अटैच होगा। तो ये क्या होता है, ये आपका एक तरीके से डायरेक्टिंग इफेक्ट्स होता है। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक, तो ये सब चीज़ें पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो डायरेक्टिंग, वो चीज़ें देखते हैं। तो ये पूरा एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरीन्स में ये सारी बातें हमें करनी हैं। ऑल राइट, फिर देखो नेक्स्ट, अब एल्कोहल्स इसमें पढ़ना है। एल्कोहल्स में क्या होगा, हमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना होगा, कौन मोनोहाइड्रिक है, डाईहाइड्रिक है, पॉलीहाइड्रिक है। फिर नेक्स्ट उनके नॉमेनक्लेचर्स देखने होंगे। फिर क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपके जो है एल्कोहल्स का, एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो पहला पोर्शन तो यही कवर होता है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, एल्कोहल्स का। फिर कीटोन्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स हैं एल्कोहल में, एल्डिहाइड्स, अच्छा ओके। यहाँ पे कह रहा है मेथड ऑफ फॉर्मेशन किस किस तरीके से, तो ये भी मेंशन कर दिया। एल्डिहाइड के रिडक्शन से हमें अल्कोहल मिलेगा, कीटोन से हमें अल्कोहल मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ईस्टर से अल्कोहल्स मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कौन कौन सा मेथड है वो मेंशन किया। फिर नेक्स्ट, अब भाई अल्कोहल है, ROH है, ROH है, तो ऑब्वियसली ये क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्पेशल केस बनेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमें स्टडी करना है। देन नेक्स्ट एसिडिक नेचर, अब क्या होता है, H निकल जाता है तो कोई कंपाउंड बेटर एसिड होता है, जितना बेटर वे में निकले। तो ये क्या एसिडिटी शो करते हैं, देखो ये एसिडिक तो होते हैं नो डाउट, बट कार्बोक्सिलिक से कम होंगे और फिनॉल से भी कम होंगे। फिनॉल क्या होता है, ये नॉर्मल अल्कोहल है, और फिनॉल जब ये OH है तो ये आपका फिनॉल है, इसकी एसिडिटी इससे कम होगी क्योंकि O- बनता है, H+ निकलने पे O- बनेगा, और O- इस पूरे रिंग में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होता है, ये कम एसिडिक होता है। इससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा COOH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक, ठीक है, और ये कितना होता है, 10⁻18 टाइम्स ज़्यादा ये एसिडिक होता है। ये शायद 10⁻5 टाइम्स होता है, ठीक है, ज़्यादा एसिडिक। तो ये चीज़ क्लियर है। फिर आप 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, कैसे बताओगे? अगर मैं आपको कोई अल्कोहल दे दूँ तो बताना है कि आपको 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का, उसके लिए हम ल्यूकस टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ल्यूकस टेस्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ल्यूकस टेस्ट से भी कंफर्म हो जाता है, ऑक्सीडेशन से भी कंफर्म हो जाता है, तो यहाँ पे वो चीज़ करनी है। देन मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल 1 जो आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, इसके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल स्टडी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में पढ़नी है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में पढ़नी है, यानी डी ब्लॉक यहाँ पे खत्म कर रहे होंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स। फर्स्ट तो उनकी प्रॉपर्टीज, कौन कौन से वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, इंपॉर्टेंट कार्बाइड्स एंड ऑक्साइड्स, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं। और देन स्टेबिलिटी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आपको क्या पता है
कि जो ट्रांजिशन सीरीज होती है, जैसे मान लो स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम देखते हैं कि ये सिर्फ +2 दिखा सकता है, ये +2 +3 दिखाता है, फिर +2 +3 +4 दिखा, तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर इधर जाने पे डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो ये चीज़ है कि ये वेरिएबल जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ये क्यों दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, कैसे पॉसिबल है, और क्यों ये इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, क्यों यहाँ बीच वाला जो मैंगनीज होता है यही सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 की दिखाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप समझोगे, ठीक है। और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर है ज्योमेट्री, ठीक, तो ये चीज़ क्लियर है। फिर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में सेम वही चीज़ें देखनी है, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में उनकी जनरल प्रॉपर्टीज देखी, फिर मतलब कंपेयर किया जिरकोनियम हॉफनियम को, एफ वाला सब शेल आ जाता है तो कहानी बदल जाती है, तो वही चीज़ कंपैरिजन बोल रहा है मोलिब्डेनम और डब्ल्यू टंगस्टन को इन रिस्पेक्ट ऑफ आयनिक रेडियाई, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक बिहेवियर, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, इन सब के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करनी है। फिर नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट यूनिट, सिक्स्थ एंड सेवन्थ यूनिट विल टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सबसे पहले इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ये क्या फॉर्म करते हैं, डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो कि हम स्टडी करते हैं, समझते हैं थ्रू वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। फिर हम लिगेंड्स पे आते हैं, कितने तरह के लिगेंड्स होते हैं, उसको कैसे क्लासिफाई करोगे, और उसी लिगेंड का एक टाइप होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड, जो कि दोनों साइड से जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, जैसे NO2 हो गया, ONO हो गया, NO2 N साइड से कोऑर्डिनेट किया और ONO O साइड से कोऑर्डिनेट किया है, तो दोनों NO2, तो कोऑर्डिनेशन साइड चेंज हो जाती है। देन चीलेट्स, यानी कि जो रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं वो लिगेंड्स। देन कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई किसी के साथ कंपाउंड बना रहा है तो उसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यानी कि कितने लिगेंड्स आके ज्वाइन हुए, दैट विल गिव योर कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड नेक्स्ट आपकी IUPAC नॉमेनक्लेचर, इन कॉम्प्लेक्सेस का IUPAC नॉमेनक्लेचर करने आना चाहिए। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म देखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टीरियो आइसोमर्स दोनों को ही देखना है। देन ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस किस के लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपको आइसोमेरिज्म देखनी है। लास्ट थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, तो आपकी VBT सबसे पहले VBT और CFT, ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बेसिकली यहाँ से और फर्दर काम भी आती है। तो देखो यहाँ पे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग एंड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इसकी लिमिटेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या है, ठीक है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि CFT के बारे में बोल रहा है, उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे स्प्लिटिंग होती है, टेट्राहेड्रल में कैसे होती है, और स्क्वायर प्लेनर में कैसे स्प्लिटिंग होती है, और सबके लिए CFSE की वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि तुम्हारे क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स को इफेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई हैं कि आपको चीज़ें क्या करनी है, और ये भी क्लियर हो गया कहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बात कर ले बुक्स की, तो यहाँ पे देखो विजिबल है, ओके। तो देखो आपके पास पूरी शर्मा कालिया आती है ना, फिर आपकी पूरी शर्मा पठानिया आती है, जिससे आपकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपकी ऑर्गेनिक की बात करें, इसमें देखो आप फिजिकल पढ़ने के लिए आप एटकिंस पे भी जा सकते हो, थोड़ी सी लैंग्वेज टफ होती है, तो पहले चेक कर लेना कि किस लैंग्वेज में, किस बुक की लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। इसके लिए फिजिकल के लिए आप KL राहुल पे भी जा सकते हो, सॉरी हाँ KL राहुल, ठीक है। तो ये फिजिकल, हाँ फिजिकल में लिख रही थी, कोई नहीं, सही लिख रही थी।
तो इस पे भी जा सकते हो। तो ये क्या है कि आपका इसमें आपका ये सारी चीज़ें फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक कवर हो जाएगी। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात करें तो आपका कॉटन जो आती है ये भी अच्छी बुक है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी देख लेना एक बार, अगर समझ में आया तभी लेना, नहीं तो ये दोनों जो है इनकी लैंग्वेज ईजी होती है एंड काफ़ी ईजिली आप कर सकते हो। इसके लिए आपकी जेडी ली भी आती है इनऑर्गेनिक के लिए, जेडी ली, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। ऑर्गेनिक की बात करें तो आपके पास क्लेडेन आती है। क्लेडेन की पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया, इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, बहुत अच्छी बुक है, इसमें सारी चीज़ें आपको कवर अप मिलेंगी, ठीक है। क्लेडेन हुई हो गई, ठीक है, हुई हो गई, बस यार क्लेडेन इज़ द बेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इसका लैंग्वेज है। और हुई वगैरह में जो होती है लैंग्वेज मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगा, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज टफ होता है इनका, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। ये हो गई बुक्स की बात, कहाँ से करोगे, ठीक है। और हम विद इन जो भी हमारे पास टाइम पीरियड रहेगा अपने एग्ज़ाम से पहले हम जो है अपने सिलेबस को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। आई होप आपको सारी चीज़ें भी समझ में आ गई। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी चीज़ से, तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में आप अपने उस डाउट को पूछ सकते हो, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप सेशन को लाइक करना और साथ में कमेंट ज़रूर करके बताना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।